तो रिपीट ब्रीडिंग सॉरी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स में एक तो फिजियोलॉजी हमने डिस्कस की थी कि इसकी जो है ना मैच्योरेशन प्लेसेंटा की होना ज़रूरी है, टाइम उसका होना ज़रूरी है, और ये ओल्डर काउ में ज़्यादा होते हैं रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स के केसेस। और इसके लिए ये डिस्कस किया था कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कभी भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ना दें, क्योंकि वो फिर सुप्रेस कर देता है इम्यून सेल्स को, न्यूट्रोफिल्स को, तो वो सही से डिटैचमेंट नहीं हो पाती। अदरवाइज उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये 24 आवर से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, एक दिन से ज़्यादा हो गया, तो आप उसको मैन्युअली भी रिमूव कर सकते हैं, थ्रू ट्रीटमेंट भी रिमूव कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं, कैल्शियम भी दे सकते हैं, विटामिन डी भी दे सकते हैं, PGF2 अल्फा भी लगा सकते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन भी लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड्स को हमने अवॉइड करना है। तो उसके काजेज और भी बहुत सारे हैं। यूट्राइन इनर्शिया भी है, एनिमल का वीक होना, और एनिमल में कैल्शियम की कमी का होना, और बहुत सारे अवामिल को एनिमल ने एबॉर्शन किए, वो भी लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसमें भी 90% केसेस में रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स होता है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई बंदा इसको इससे ज़्यादा कोई मैं पॉइंट छोड़ गया हूँ तो वो मुझे इंडिकेट करे। अ, तो मैं उस पर दोबारा हाईलाइट कर दूं। अगर कोई चीज़ रहती है तो बताएं, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक टुडे। So we are 20 and they are enough with me. Okay. So I'm going to start today's learning topic. अगर आप बिल्कुल ही खामोश रहेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, अकेला ही बैठा हूँ, बाकी मुझे सुन कोई नहीं रहा। तो गाए बगाए आप थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ एटलीस्ट कोई एक बंदा भी है जो मुझे सुन रहा है। तो दिस इज आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। I think I can open the I don't know how you looks like it is। ये आपकी तरफ जो मैंने अभी PPT खोली है, लेट मी सी, आपकी तरफ किस तरह दिख रही है? इस PPT मैंने जो स्क्रीन अभी ऑन की है, इसको हम स्लाइड शो भी दे रहे हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी कि आप पे स्क्रीन पे PPT शो हो रही है रिपीट ब्रीदिंग सिंड्रोम की? यस सर, यस शो हो सर, रही हो है? रही है। हो रही है। ओके। और उसके साइड में मेरी वीडियो भी चल रही है, मेरी तस्वीर भी आ रही है उसके साथ? यस यस सर, सर, यस सर, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एनिमल्स में ज़्यादा देखा जाता है। बफेलोज में, काउज में हम बात करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी हमारी नहीं है, तो हम जो है ना इसकी काजेज और सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कैटल की। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। कैन एनीबॉडी टेल मी इस टर्मिनोलॉजी से आपकी कितनी उनसियत है, सॉरी आपने कितनी इसके साथ जान पहचान है? क्या है जी रिपीट ब्रीडिंग काउ, रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम आपके नज़र में क्या है? जिस तरह से इसका नाम ही हमें बता रहा है कि हम्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एनिमल जो है वो कंसीव नहीं कर पाता। हम दो तीन बार हम्म अगर एआई करें या उसे नेचुरली ब्रीड करें तो वो कंसीव हम्म नहीं कर पाता, और वो साइंस भी शो नहीं करता। ऐसी एबनॉर्मलिटीज जो हम देख सके वहाँ पे, तो ये एग्जैक्टली। सिंड्रोम। या फैसल, यू आर एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट। कि इसकी जो अगर डेफिनेशन की हम बात करेंगे ना, तो ये रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम या रिपीट ब्रीडर काउ हम उसे कहेंगे
कि कंसिक्यूटिवली मीन्स लगातार हम उसको 3 दफा ब्रीडिंग कराएं, एक दफा कराई फिर वो हीट में आई, दूसरी दफा कराई फिर वो हीट में आई, तीसरी दफा कराई, और फिर भी वो कंसीव ना करे आफ्टर 3 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस या आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स ऑफ ब्रीडिंग एनिमल इज स्टिल नॉट कंसीविंग, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि नाउ दिस एनिमल इज रिपीट ब्रीडर काउ। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आप जहन में रखिएगा कि रिपीट ब्रीडर काउज हैव द नॉर्मल ईस्टर साइकिल, मीन्स उसका साइकिल नॉर्मल है। अगर वो एक दफा ईस्ट्रस में आई, आपने इंसेमिनेशन करवाया या आपने नेचुरल ब्रीडिंग कराई, वो दोबारा हीट में आई, फिर वो तीसरी बार भी हीट में आई, तो यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि एनिमल की ईस्ट्रस साइकिल नॉर्मल जा रही है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर रही। अब यहाँ पे आपके मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह आपके जहन को स्टिमुलेट करना चाहूँगा कि देखें कि प्रॉब्लम यूट्रस में नहीं है, या यूट्रस में कभी होगा भी तो माइनर लेवल पे होगा जो कि विद इन अ वीक्स में रिकवर हो रहा है, तभी जो है एनिमल ईस्ट्रस में बार बार आ रहा है लेकिन कंसीव नहीं कर रहा। यहाँ पे आप जरा ध्यान दें कि इसका क्या सबब हो सकता है कि एनिमल हीट में तो आ रहा है लेकिन कंसीव नहीं कर रहा। यहाँ पे ज्यादा तर जो है ना डिजीज को हम स्किप कर जाएंगे, क्योंकि डिजीज्ड एनिमल्स फिर हीट में भी नहीं आते। मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि अगर पायोमेट्रा है, एंडोमेट्राइटिस है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टिक ओवरीज हैं, तो उनमें जानवर जो है, कुछ जानवर जो एनिस्ट्रस में चले जाते हैं, मीन्स वो हीट में ही नहीं आते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, एनिमल हीट में आ रहा है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। ठीक है, ये इज यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। So by definition के after repeated 3 times breeding animal has not conceived will be considered as repeat breeder cow या repeat breeding syndrome। अब आगे देखते हैं कि क्या है इसको। So repeat breeding has been defined as a failure to conceive from 3 or more regular spaced services in the absence of detectable abnormalities। यहाँ पे एक चीज और भी आ गई कि अगर आपने उसमें पेल्पेट किया है पर रेक्टम जाके, आप देखना चाह रहे हैं कि एनिमल कंसीव क्यों नहीं हो रहा, तो आप वहां पे कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं आपको मिल रही। इन द एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल एबनॉर्मलिटीज, वहां पे कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है, सारे ऑर्गन्स लुक्स लाइक ओके आर द नॉर्मल इन साइज एंड पोजीशन, फिर भी एनिमल कंसीव नहीं हो रहा। डेयरी फार्मर्स गेन मैक्सिमम प्रॉफिट of it, their herd provides 1 calf crop per year। तो ये गोल होता है मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड फार्मर्स का कि फार्मिंग इस तरह करें कि आपको एक साल में एक बछड़ा दे, तभी आपका प्रॉफिट, फार्म्स का प्रॉफिट या एनिमल कीपिंग का प्रॉफिट सही से मिलेगा। दीज इश्यूज मस्ट बी डिटेक्टेड एंड रेमिडाइड एट द अर्लीस्ट टू सेफगार्ड द हर्ड एंड द एंटरप्राइज। अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है आपके हर्ड में और वो सिंगल इंडिविजुअल एनिमल्स के साथ नहीं है, उसमें मेजर ऑफ नंबर गुड नंबर ऑफ द एनिमल्स जो है ना वो रिपीट ब्रीडर हो रहे हैं, तो आपको अपनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और आप उसको ढूंढें कि कहाँ पे लैप्सेस हो रहे हैं और उसको इमीडिएटली करेक्ट करें, ताकि आपकी हर्ड की हेल्थ भी सही रहे और आपकी प्रॉफिट में भी कोई नुकसान आपको ना हो। तो मोस्टली ये रिपीट ब्रीडिंग जो है क्रॉस ब्रीड एनिमल्स में ज्यादा पाई जाती है, लिटरेचर कह रहा है। अच्छा, अब हम डिफाइन कर रहे हैं इसको कि रिपीट ब्रीडर काउ है क्या। व्हाट इज रिपीट ब्रीडर काउ? अ काउ दैट हैज रेगुलर ईस्टर साइकिल। मैंने आपको बताया कि एनिमल की ईस्टर साइकिल में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, एनईस्ट्रस बिल्कुल भी नहीं है, वो ईस्टर साइकिल उसका रेगुलर है। The cow does not possess or exhibit any palpable clinical abnormalities। कोई उसमें clinical abnormality नहीं है, ना ही पर रेक्टम जाके चेक करेंगे कोई abnormality नहीं है। The dairy animal does not have any
अनकैरेक्टरिस्टिक्स वजाइनल डिस्चार्ज। जो डेयरी एनिमल्स में उसमें कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज भी नहीं है, कोई फेटेड या स्पॉइल्ड वजाइनल सीक्रेशंस, नो, नॉट एट ऑल। द काउ हैज काव्ड वंस, काउ ने एक दफा बछड़ा दिया हुआ है। ये भी नहीं कि जेनेटिकली ही शी इज नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द बर्थ और गेटिंग द प्रेगनेंसी, शी इज कैपेबल ऑफ, उसने एक बछड़ा दिया भी है। एंड हैज फेल्ड टू कंसीव, उसके बाद वो कंसीव नहीं हो रही। एटलीस्ट 3 और मोर कंसिक्यूटिव इंसेमिनेशन, 2 से 3 इंसेमिनेशन हुई हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रही। These animals will regularly come into heat but will not conceive after the mating or the artificial insemination। ठीक है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि रिपीट ब्रीडर काउ कैसी होती है। ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो कि सिर्फ एक चीज को हाईलाइट कर रही है कि स्लो इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन, लो पीक, और स्लो इंक्रीज, ये राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये राइट साइड पे ये है ईस्ट्राडियोल है, स्लो इंक्रीज एंड लो पीक। लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो प्रोजेस्ट्रॉन है, स्लो इंक्रीज और लो पीक। यहाँ पे ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम डिस्कस कर लेते हैं फिर आ जाएं। अच्छा, अगर ये ईस्ट्रोजन स्लो होगा तो डिले एलएच होगी और एलएच सर्ज डिले होगी, ओव्यूलेशन भी डिले होगी। ठीक है, दोनों, एलएच सर्ज भी देर से डेवलप होगा और ओव्यूलेशन अपने टाइम पे नहीं होगी, डिलेड ओव्यूलेशन होगी। उसके उससे आगे वाला एक्शन क्या होगा कि उस साइड की एजिंग बढ़ जाएगी, या तो उस साइड डेड हो जाएगा या तो उसकी एजिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही नीचे आ जाएंगे इमीडिएटली तो फर्टिलाइजेशन फेल्योर होगा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रही। अगर कहीं पे भी कोई भी चांस मिला और फर्टिलाइजेशन हो गई तो इस सारे केसेस में जो है फिर एम्ब्रियोनिक डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस साइड से आ जाए जी, प्रोजेस्ट्रॉन अगर लो इंक्रीज है, अब ये मोस्टली ईस्ट्रोजन बिफोर फर्टिलाइजेशन है, प्रोजेस्ट्रॉन आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। तो प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत तब होती है जब एनिमल कंसीव हो जाए और जो है फर्टिलाइज्ड ओवा जो है वो एम्ब्रियो आके पहुंचे यूट्रस में और वहां पे इम्प्लांटेशन हो, तो वहां पे प्रोजेस्ट्रॉन का रोल शुरू हो जाता है। अगर वहां पे प्रोजेस्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हुई और उसने लो पीक लिया तो एम्ब्रियो की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, रिटार्डेशन हो जाएगी। अच्छा, रिटार्डेशन होने से क्या होगा जी, ये एरो जा रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी या फिर लो कंसेप्शन रेट, फर्टिलाइजेशन फेल्यूर, लो कंसेप्शन रेट, इन द एंड दोनों सूरत में लो कंसेप्शन रेट होगा। अच्छा, स्लो इंक्रीज ईस्ट्रोजन, स्लो इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, दोनों क्या करते हैं, यूट्राइन डायसफंक्शन बाय एब्नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स और एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल निकलता है कि शामिल है जो कि ईस्ट्रोजन को भी स्लो इंक्रीज कर देते हैं, उसकी पीक लेवल होने नहीं देते, और कौन से अवामिल है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोजेस्टेरोन भी स्लो इंक्रीज हो रहा है। लॉबी में कोई नहीं आ रहा, सो आई एम चेकिंग द लॉबी अगेन एंड अगेन इफ आई कैन एड समथिंग बॉडी। मिस्टर फैसल, यू वांट से समथिंग? फैसल, आप सर कुछ आई कहना थिंक चाह? अगर सर जीएनआरएच का लेवल कम होगा तो उससे एफएसएच का रिलीज कम होगा, जब एफएसएच का रिलीज कम होगा तो सर वहां से ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम होगा और एलएच सर सही से नहीं आ पाएगी। ये सही है, कैस्केड के सिस्टम एग्जैक्टली में यू जो आर है ना राइट। तो लेकिन हार्मोन लेवल यहाँ कम पे हो फिर जाएगा। अगेन सवाल आ गया कि जीएनआरएच का लेवल कम क्यों है? ये जो स्लो तो इंक्रीज जीएनआरएच है। सर ड्यू हाँ जी। यस सर हमने ये पढ़ा था कि सर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, स्ट्रेस का भी इफेक्ट होता है, जिससे कोर्टिसोल कभी कभार बढ़ जाता है तो उससे भी जीएनआरएच सप्रेशन हो जाती है। एग्जैक्टली, एक पॉइंट ये है। अब क्या है कि हम जा रहे हैं काजेशन की तरफ कि इसके काजेज क्या हैं। हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि रिपीट ब्रीडर काओ जब उसकी ईस्टर साइकिल भी नॉर्मल है और उसमें कोई पैल्पेबल एबनॉर्मलिटीज भी नहीं है, पर रेक्टम पैल्पेबल एबनॉर्मलिटीज भी नहीं है, ऑर्गन्स भी नॉर्मल हैं,
उसमें कोई क्लिनिकल साइन भी नहीं है, कोई डिस्चार्ज भी नहीं है, एनिमल जो है ना नॉर्मल बिहेव भी कर रहा है, फिर भी वो कंसीव क्यों नहीं हो रही? तो हम जा रहे हैं काजेस की तरफ। आपने वेरी राइटली पॉइंटेड आउट किया है कि एलएच सर्ज का डेवलप देर से होना या स्लो होना, ईस्ट्रोजन का लो होना, ये सारे जीएनआरएच से कनेक्टेड हैं। लेकिन अगेन हम सवाल करेंगे कि जीएनआरएच का लो क्यों हो रहा है? तो ये वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि एक तो चीज़ है कि हॉट वेदर हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, एनिमल स्ट्रेस में हो, तो ये हार्मोनल इम्बेलेंसेस होते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी कोई बात है, वाजिद अमीन ने हाथ खड़ा किया फिर डाउन कर दिया। वाजिद अमीन, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर एक जानवर भी हेल्थी है, हमने रेक्टली पल्पेट भी कर लिया है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी भी नहीं है, तो फिर हम्म। भी अगर जानवर कंसीव नहीं कर रहा, तो फिर हम देखेंगे कि अपनी मैनेजमेंट पर कि इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ मेटिंग भी हो सकती है ना, कि जब मेटिंग का टाइम होता एग्जैक्टली। तब हम एआई करें ही ना और बाद में कर दें। एग्जैक्टली आपने जो है ना उसकी जाके गर्दन पकड़ी है, काज की। टाइमिंग जी ऑफ सर। एआई जो आप ब्रीडिंग करा रहे हैं, एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ईस्ट्रस डिटेक्शन सही से नहीं ना की कि ईस्ट्रस शुरू कब हुआ है, और आपकी टाइमिंग ऑफ एआई गलत है। ठीक है, पहली बार तो हम बात कर रहे हैं कि स्लो क्यों हो रहा है, तो वो टेम्परेचर की वजह से भी हो रहा है। और मैं फैसल की बात को अगर थोड़ा आगे ऐड कर दूं कि ये अगर मैं इसको बहुत हाईलाइट करूं कि सारे वो जानवर जिनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जिसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है, मींस उसकी एनर्जी लेवल वो सही नहीं है, मिनरल्स कम है, विटामिन कम है, जानवर कमजोर है, तो उसमें भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्लो होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बिफोर कंसेप्शन ईस्ट्रोजन लो लेवल कम है, अगर चे किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर प्रोजेस्टेरॉन भी कम है, तो जाके एम्ब्रियोनिक डेथ करवा देता है। तो दोनों कंडीशंस में एनिमल रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर और हॉट वेदर का इफेक्ट हार्मोन्स पे, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहन में रखिएगा। आगे चल के ये बात अभी जो वाजिद अमीन ने कही है वो वेरी राइटली पॉइंटेड आउट किया है कि हमने टाइमिंग ऑफ एआई का बड़ा ध्यान रखना है कि हम किस टाइम पे उसको ब्रीड करा रहे हैं। अगर एनिमल वो कहते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग होता है, कि अगर सुबह को आता है हीट में तो शाम को कर दें, शाम को आता है तो सुबह को कर दें। और मोस्ट ऑफ दी जो है सियाने जो फार्मर्स हैं वो तो टू टाइम एआई पे बिलीव करते हैं। सुबह को अगर हीट में आ रहा है तो 6 घंटे के बाद दोपहर को एक एआई करवा देते हैं, और शाम को एक करवा देते हैं। लेकिन ये कह देना कि एनिमल सुबह को हीट में आए तो शाम को अब सुबह को हीट में आए तो किसको पता भी तो लगे, उसकी उस पे वॉचिंग तो हो। जब आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग है, आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ, तो आपको पता लगेगा कि फला फला जानवर हमारे फार्म पे जो भी हैं, 10 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, कि फला जानवर आज जो है स्ट्रेस में आने वाले हैं। रिकॉर्ड कीपिंग आपको बताती है। उसके बाद आपने एक बंदा छोड़ देना है या उस पे क्लोज वॉच करना है कि उसके स्ट्रेस साइंस शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। साइलेंट हीटर तो नहीं है, वो भी नोट करना है। अगर कोई साइलेंट हीटर है तो उसको हाईलाइट कर देना है कि रिकॉर्ड कीपिंग में लिख देना है कि ये साइलेंट हीटर है। तो फिर आपने उसको डिफरेंट वे से स्ट्रेस डिटेक्शन करना है। स्ट्रेस डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपको रिकॉर्ड कीपिंग से पता लगे कि फला फला जानवर हीट में आने हैं, तो उसको अगर आप नोट करें कि वो शाम को आ रहे हैं हीट में, रात को आ रहे हैं, सुबह को आ रहे हैं, फिर आप डिसीजन लेंगे कि हमने एआई कब करना है या उसकी ब्रीडिंग कब करानी है। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी और भी काजेस सामने आएंगे कि एनिमल इज लुकिंग वेरी हेल्दी, नॉट बाय द बॉडी कंडीशन। अगर उसकी फीडिंग बहुत कमजोर है, एनिमल वीक है, तो वो उसको हेल्दी नहीं करेंगे। लेकिन उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, पेल्पेबल एबनॉर्मलिटी नहीं है, स्ट्रेस उसका रेगुलर है। इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि एनिमल इज ओके, बट स्टिल ही इज नॉट कंसीविंग। यही चीजें सारी स्लाइडों में लिखी पड़ी हैं, लेकिन जिस अंदाज से मैं इसको लेना चाह रहा हूँ आपके साथ में, आई एम ट्राइंग कि मैं वही एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ जो हमारे फिजिकल क्लासरूम्स में होता था, ताकि ये चीजें आपके जहन में याद रह जाएं, आपको रटनी ना पड़े।
फॉर लाइफ लॉन्ग आपके जहन में याद हो जाएं। हाँ वाजिद, आप कुछ और कहना चाहेंगे? सर एक और पॉइंट भी हो सकता है, वो ये है कि हम जो सीमन इंसर्ट कर रहे हैं एआई से, हम उसका भी तो पता हो कि उसकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, प्रोटोकॉल के मुताबिक हुई है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि वो सीमन ही ना ठीक हो और हम वो फीमेल का कसूर निकाल होगा, ये हीट में नहीं ये कंसीव नहीं कर रही, ये कंसीव नहीं कर रही। वेरी राइट। और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके साथ जो को काज है हमारा, उसको हाईलाइट किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी एनिमल भी वीक नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं, एनिमल का बॉडी कंडीशनिंग स्कोर भी ठीक है, और जो हमने स्ट्रेस डिटेक्शन भी टाइम पे की हुई है, और हमने उसमें भी कोई गलती नहीं करी, हमने एहतियातन एक एआई नहीं कराई, हमने 2 करा दी हैं, हर 6 घंटे के बाद 2 दफा उसको इंसेमिनेट किया है, फिर भी नहीं ना इंसेमिनेट के बाद भी नहीं ना प्रेग्नेंट हुआ, तो इमीडिएटली हमारा ध्यान जाएगा आगे कि कोई सीमन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जिससे नेचुरल सर्विस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि पूछ लेते हैं कि जी इस बुल से जो जो हमने काउस को ब्रीडिंग कराई है, वो सारी की सारी रह गई है या सिर्फ एक रह गई है। ये मैनेजमेंट साइड पे आसान होता है देखना कि अगर बहुत सारी हो रही हैं तो या तो बुल में मसला है, या सीमन में मसला है, या एनिमल में। तो ये डिफरेंशिएट करना भी एक थियोरोजेनोलॉजिस्ट का काम है। ये मुश्ताक साहब भी यहाँ पे आए थे अमेरिका से, और हमने भी काफी कुछ चीजें सीखी हैं। ये आप जहन में रखें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना एक टेक्नीशियन का काम है, और बहुत आसान है। एक किसी मैट्रिक पास लड़के को या किसी आदमी को आप सिखा सकते हैं विद इन 15 days, 2 weeks ऑफ द टाइम के इंसेमिनेशन कैसे करना है, बीज कैसे रखना है। लेकिन अगर वो कंसीव ना हुआ तो उसको कैसे टैकल करना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, कैसे एनिमल की एग्जामिनेशन करनी है, कैसे उसको डायग्नोज करना है, फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करने, ये थियोरेजिनोलॉजिस्ट का काम है, ये डीवीएम डॉक्टर का काम है। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, अनफॉर्चुनेटली हमारे वेटनेरियंस इतने कैपेबल नहीं है। होने चाहिए, काफी हैं भी जो उनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जा रहा है, साउंड इन प्रैक्टिस, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ ऑन देम, बट उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। हम आज भी अपने स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में रहते हैं जो कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी फील्ड में बड़ी ग्रिप है, और हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम आया, मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रीट हो नहीं पा रहा, उसकी माना रेस्पॉन्स नहीं दे रहा एनिमल, क्यों, क्या मसला है। तो फिर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, जो हमसे सीनियर हैं, उनसे डिस्कस करते हैं ताकि हमें कोई वे आउट मिल जाए, कोई ऐसी चीज आगे आ जाए ताकि हम उसको सक्सेसफुली डील कर सकें। तो यहाँ पे ये चीज है, एक तो शौक नहीं है पढ़ने का, सीखने का चीजों को, बस डिग्री लेनी है, और हम सिंधी में कहते हैं कि डिग्री नहीं है, डिंगरी है, डिंगरी। ओके, सो ये चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री विथ। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये काशिफ साहब आ गए। काशिफ, क्या कहना चाहेंगे? सर अगर जेनेटिकली जो काफ है या काऊ है उसकी जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप ना हो तो फिर भी वो जो है ना कंसीव नहीं करेगी, वो भी एम्ब्रियो डेथ काज करवा सकती है सर। हम्म, बहुत अच्छे से। यहाँ पे जब हम इसकी स्लाइड खोलेंगे ना काजेशन की, तो टॉप मोस्ट पे एक चीज है जेनेटिक। तो मैं उस पे गौर कर रहा था कि जेनेटिकली एक काव जो है, एक दफा वो प्रेग्नेंट हुई भी है, उसने एक बछड़ा दिया भी है, फिर उसके साथ रिपीट ब्रीडिंग का मसला आ रहा है, तो उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, मैं इस पे गौर कर रहा था। आपने बहुत ही सही से इसको पॉइंट आउट किया है कि अगर उसकी एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम है तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और वो जो जाइगोट है वो मूव करेगा टूवर्ड्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, जो कि वहाँ पे यूट्राइन बॉडी के साथ एम्ब्रियो की, जाइगोट की इम्प्लांटेशन होनी है, अटैचमेंट होनी है। वो इम्प्लांटेशन फेल्यूर भी हो सकता है अगर एंडोमेट्रियम में इतनी प्रिपरेशन नहीं है, इतनी सख्त नहीं है, उसको नहीं टेक कर सकती, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। यू आर राइट। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं आगे, कि पहले हमने कहा कि वीक,
वीकनेस है, डेफिशिएंसीज हैं, ईस्ट्रोजन लो है, प्रोजेस्टेरॉन लो है, प्रोजेस्टेरॉन लो है तो एम्ब्रियोनिक डेथ होगी, ईस्ट्रोजन लो है तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि डिलेड ओव्यूलेशन होगी, सारी चीजें डिले होंगी, डिले एलेज सर्ज होगा, डिले ओव्यूलेशन होगी, एजिंग बढ़ जाएगी उसकी ओवा की। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेनेटिकली या एक्सीडेंटली अगर कोई टैगिंग हो गई है, उसमें फाइब्रोसिस आ गया है फेलोपियन ट्यूब में, साल्पिंजिस में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, इट मींस वहां पे कोई टैगिंग हो गई है, कहीं पे अंदर फाइब्रोसिस बन गया है, उसका जो पैसेज है उसको पैसेज कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पेटेंट क्लियर नहीं है, मींस उसका पैसेज क्लियर नहीं है फ्रॉम फिम्ब्राई ऑफ द साल्पिंजिस, वहां से लेके यूट्राइन बॉडी तक उसका रास्ता क्लियर नहीं है, वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, मींस ऑब्स्ट्रक्शन ऐसी है कि ना ही ओवा उससे आगे मूव कर पा रहा है, ना ही स्पर्म्स उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस कर पा रहे हैं, वो आपस में मिल ही नहीं रहे, मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी ना, एनिमल हीट में भी आ रहा है, हर चीज हो रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो इस तरह के कभी कभी पेटेंट क्लियरेंस के भी मसले आते हैं। तो जेनेटिकली ये दोनों पॉसिबल हैं, या तो एंडोमेट्रियम वीक हो, उसको इम्प्लांटेशन ना हो कर पा रहा हो, या कोई फर्टिलाइजेशन फेल्योर हो रहा है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ द ओवा और द स्पर्म। ठीक है, वेरी राइटली पॉइंटेड। तो हम एक एक करके इसकी कॉजेशन को क्लियर कर रहे हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही कि मैं स्लाइडों को खोलूं, मैंने एक दफा सिर्फ पीपीटी पढ़ ली है, और शायद ये लेक्चर स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले आके यहाँ पे पढ़ी ऑफिस में, और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, इसके अलावा कोई बात है तो आप बताएं, नहीं तो फिर वी आर अगेन गोइंग बैक टू अवर पीपीटी। तो इसमें रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम में ये चीजें यहाँ तक हमने कर लिया, इसकी डायग्राम आगे देखते हैं जी। काजेज ऑफ रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जेनेटिक है, जो कि अभी काशिफ ने बताया है और मैंने उसको थोड़ा और हाईलाइट किया। उसके बाद आ रहा है एज, तो ओल्डर ओल्डर एनिमल्स ज्यादा प्रोन होते हैं, उनमें वीकनेस भी होती है और उनमें इस तरह के फाइब्रोटिक टिश्यूज बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाएं जी, यूट्राइन इन्फेक्शन एंड रिपीटेड ईस्टर साइकिल्स, उसमें एंडोमेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, काज अ हाई एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि हम पढ़ने वाले एज ए थियोलॉजिस्ट अपने जहन में रखना चाहेंगे कि अगर एंडोमेट्राइटिस है तो एनिमल हीट में कैसे आएगा। टू मी के यहाँ पे अगर पायोमेट्रा है तो एनिमल हीट में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि जब यूट्रस फुल ऑफ द पस है या यूट्रस फुल ऑफ द एंडोमेट्राइटिस इन्फ्लामेशन देयर, तो वहां पे परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटम रहेगा रहेगा तो एनिमल की साइकिल आगे जा ही नहीं पा रही। तो रिपीट ब्रीडर तो हम तब कहेंगे जब उसको 3 बार जो है वो हमने उसको रिपीटेडली इंसेमिनेट किया है या ब्रीडिंग कराई है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहा। तो ये सवाल आता है कि ये काजेज में जो आ रहा है रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम में, कि एंडोमेट्राइटिस इज आल्सो काज ऑफ द रिपीट ब्रीडर, पायोमेट्रा भी है। तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा कि फिर एनिमल अगर एंडोमेट्राइटिस में तो ईस्ट्रस में कैसे आ रहा है सर आप? हाँ जी। सर आपसे कहना था कि जब भी यूट्रस में अगर कोई थ्रेड लाइक भी स्ट्रक्चर हो तो यूट्रस को ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज है और वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो जैसे सूडो प्रेगनेंसी में होता है कि वो बार बार ईस्ट्रस में आती है, ये कॉज हो सकता है। मलिक अब्दुल रहमान बात कर रहे हैं। जी सर। रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा रिपीट कीजिएगा। सर मैं इसलिए मैंने कहा है कि जैसे सूडो प्रेगनेंसी में होता है कि अगर यूट्रस में कोई थ्रेड लाइक भी स्ट्रक्चर हो तो वो इससे वो फील करता है कि मेरी यूट्रस में कोई ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से वो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है और वो हीट में आ जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता होगा कि पायोमेट्रा में या एंडोमेट्राइटिस में फ्लूइड टाइप हो और वो फील करेगी इसके अंदर कुछ है यूट्रस में। शायद मैं आपकी बात को सही से परसीव नहीं कर पा रहा हूँ मिस्टर मलिक अब्दुल रहमान। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अगर यूट्रस में कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा तो वो एनिमल जो है ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा?
जी सर। अच्छा, टू मी है आध कलाक। टू मी जो है, मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो थोड़ी बहुत इसमें नॉलेज है कि अगर कोई थ्रेड लाइट के स्ट्रक्चर भी आ जाता है उसमें यूट्रस में, तो वो यूट्रस सिग्नल पास करती है कि आई हैव समथिंग इन माय बॉडी, और वो प्रेगनेंसी रिकग्निशन के सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि मुझे जो है अभी मेरे पास कुछ चीज है जिसको मैं होल्ड किए हुए हूँ, तो मुझे ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए कि मैं इसको और होल्ड करूँ। ये जुमरे में आता है प्रेगनेंसी रिकग्निशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन और बिफोर इम्प्लांटेशन ये प्रेगनेंसी रिकग्निशन होती है एनिमल्स की तरफ से। वो सिग्नल भेजती है कि आई हैव समथिंग इन माय बॉडी, तो मुझे ज्यादा ईस्ट्रोजन नहीं, अभी प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन के सिग्नल जाते हैं, और फिर कार्पस ल्यूटेम परसिस्ट करता है उस थ्रेड की वजह से, उस किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या किसी भी इन्फ्लामेशन कोई भी चीज हो तो उससे फिर प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन नहीं होगा। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो मैं दुरुस्त हूँ, अगर आप अपनी बात पे अभी भी कायम है तो आप इसको थोड़ा काउंटर इस पे बात करें। आर यू एग्री विथ मी मिस्टर यस मलक? सर, आई एम एग्री। यस ओके, यस सर, आई एम एग्री फैस विद यू। ओके, फैसल कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे फैसल ख्याल में इन्होंने जो, जी सर, सर जी। यहाँ पर जो इन्होंने एंड्रोमेट्राइटिस लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में सर ये फर्टिलाइजेशन के बाद अगर एंडोमेट्राइटिस हो जाती है तो उसकी वजह से हम्म सर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं होगी और एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी होगी। हम्म। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद अगर सर वो यूट्रस में नहीं, एंडोमेट्राइटिस या वो तो पस हो ठीक है। रही है तो सर इसका इस, जी सर। ठीक है फैसल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोमेट्राइटिस हुआ, पहले नहीं हुआ। लेकिन फिर अगली स्ट्रेस कैसे आ रही है? अगर एंडोमेट्राइटिस हो गया तो अगली स्ट्रेस कैसे हो रही है? फिर तो ये परसिस्टेंस ऑफ कार्पस ल्यूटम हो जाएगा। जी जी सर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिपीट ब्रीडर काऊ की, कि वो बार बार स्ट्रेस में आ रही है और रेगुलरली आ रही है, अपने टाइम पे आ रही है। ठीक है, काशिफ सर कुछ शायद कहना ये चाहेंगे? डिपेंड कर, हाँ यस, ओके ओके, फैसल कंटिन्यू कंटिन्यू करें फैसल। यस सर। सर ये भी हो सकता है सर ये, क्योंकि ईस्टर्स डे जो ईस्टर साइकिल आता है वो ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस की वजह से आता है। हम्म, हो सकता है पॉसिबली। हेलो। जो मुझे, लेट मी ऐड माय पॉइंट, तो फिर उस पे आप जिरा कीजिएगा, उस पे बातचीत कीजिएगा कि जो मुझे लगता है कि अगर ये एंडोमेट्राइटिस हो भी रहा है ना, या पायोमेट्रा हो रहा है, तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। और वो बॉडी, इसका जो यूट्राइन बॉडी का जो खुद का डिफेंस सिस्टम है वो उसको टैकल कर रहा है इमीडिएटली और उसको रिमूव कर रहा है। अगर हो भी रहा है तो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है, और फिर साइकिल, और फिर सारी, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है और आई एम स्टिल विद दैट कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर आप रेक्टली पैल्पेट करेंगे तो आपको वहां पे एंडोमेट्राइटिस पायोमेट्रा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारे ऑर्गन्स नॉर्मल है, फिर भी एनिमल स्ट्रेस में आ रहा है। तो अगर ये चीजें हो भी रही हैं तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हो रही हैं, विद इन 1 वीक वो रिकवर हो रहा है एनिमल, और फिर अगेन स्ट्रेस में आ रहा है। क्योंकि एनिमल हैज अ वेरी गुड डिफेंस सिस्टम, द अलमाइटी मदर नेचर ऑफ द अलमाइटी अल्लाह हैज गिवन हिम, वो उसको टैकल कर रहा होता है। अगर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है आफ्टर पार्चुरेशन एनिमल्स में यूट्राइन बॉडी में, तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट स्ट्रेस आने वाली है, जिसमें काशिफ ने भी सही पॉइंट आउट किया है कि वहां पे स्ट्रेस की डोमिनेंसी होगी एस्ट्राडियोल की, तो वो उसको ऑटो रिकवर कर देता है। जैसे अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊं, कि मैंने कभी आपसे ये बात की, मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में भी कि 90% काउस जो हैं या बफेलोज जो हैं आफ्टर पार्चुरेशन एंडोमेट्राइटिस डेवलप कर लेती हैं 90%, लेकिन उसमें से 70% ऑटो रिकवर हो जाती हैं। बाकी के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं 10 to 15% जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है और एनिमल फिर से स्ट्रेस में आ रहा है। ये मेरा मेरा समझना, मेरा इस पे गौर व फिक्र, मेरी जो इसमें थाट है वो इस तरह की जा रही है। अदरवाइज अगर ये क्रॉनिकली जाएगा, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम जाएगा एंडोमेट्राइटिस, तो परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटम रहेगी और एनिमल एन स्ट्रेस में जाएगा।
इन रिपीट ब्रीडर काउ में एनी स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। कोई मेरी बात से सहमत है तो आगे चलें, अगर कोई आपके पास कोई अदर पॉइंट है तो आप बोलें। हाँ जी काशिफ। सर यही होता है कि स्ट्रेस एस्ट्राडोल जो है ना डोमिनेंस हो जाता है तो स्ट्रेस साइकिल में आता है। बाज़ औक़ात सर काऊ जो होती है प्रेग्नेंट भी होती है लेकिन फिर भी स्ट्रेस में आ जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन जो लेवल होता है वो लो होता है उसमें और एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है इसलिए। सही, ठीक है, ठीक है, एग्री विथ यू। सही है, यहाँ तक तो ठीक है। अभी आगे देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। सर जी बेटा। जी, एनीबॉडी? सर हम्म। सर यस आप कह रहे वाजिब। हैं हेपेटाइटिस में भी ये जो पीपीटी में लिखा हुआ है कि एनिमल हीट में आ जाता है, साइंस शो करता है स्ट्रेस साइंस। हम्म। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि एंडोजोमेट्राइटिस है वो बिल्कुल ही माइल्ड सी हो, और दूसरी बात ये है कि कुछ रेजिडुअल हार्मोनल्स की एक्टिविटी की वजह से वो हीट में आती हो। ये थोड़ी बहुत डीप चली जाएगी बातें रेजिडुअल हार्मोन्स की, लेकिन एंडोमेट्राइटिस माइल्ड लेवल का है, आई डू एग्री। वही हम भी बात कर रहे हैं कि एंडोमेट्राइटिस इतना क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो कि ऑटो रिकवर हो रहा है तभी एनिमल दूसरी स्ट्रेस में आ रहा है, इससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन रेजिडुअल हार्मोन्स की मौजूदगी और वो अच्छा डोमिनेंसी तो चलो ठीक है, काशिफ की बात उसमें वजन है कि कभी कभी ईस्ट्रोजन डोमिनेंसी भी आती है तो प्रेग्नेंट एनिमल भी स्ट्रेस शो कर देता है, तो उस केसेस में भी आ जाती है चीजें। लेकिन यहाँ पे आपकी बात इस हद तक तो ठीक है कि ये माइल्डर लेवल के एंडोमेट्राइटिस पायोमेट्रा होंगे जो कि ऑटो रिकवर हो रहे हैं। सेम बात है जो मैं पहले कर रहा था। उसके बाद आ जाते हैं जी आगे। कह रहा है कि कंजेनिटल एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, एनाटॉमिकल और फंक्शनल डिफेक्ट्स ऑफ दीज ऑर्गन्स विल कॉज गेस्टेशनल फेल्योर एंड रिपीट ब्रीडिंग। इसमें वही चीजें आ जाती हैं, कुछ चीजें कंजेनिटल होती हैं लेकिन वो फिर भी फॉर एग्जांपल के फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं कोई मिसिंग है, एक फेलोपियन ट्यूब मिसिंग है या दोनों मिसिंग है, तो क्या होगा कि फेलोपियन ट्यूब है ही नहीं। अब इस तरह का प्रॉब्लम अगर कंजेनिटल है बाय बर्थ है तो वो फिर ये ना होगा कि एनिमल एक दफा प्रेग्नेंट हुआ एक आप दिया है। अच्छा ये कंडीशन भी जरूरी लाजिम नहीं है, इसको हम उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे रिपीट ब्रीडर काऊ की कि एक दफा बछड़ा देना लाजिम है। ये कंजेनिटल प्रॉब्लम उसमें आएगा हीफर्स में जो कि प्राइमी पेरेंट्स से फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग हो रही है उसकी और वो रिपीटेडली स्ट्रेस साइकिल में आ रही है लेकिन कंसीव नहीं हो रही, तो उसमें कंजेनिटल एनोमलीज या एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स नहीं है, लेकिन ओवरी अपना काम कर रही है, ओवर रिलीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, एनिमल स्ट्रेस में आ रहा है, इंसेमिनेशन भी हो रही है, लेकिन वहां पे वो जो चैनल है जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होनी है, वो जो पैसेज है जिसमें ओवा ने भी आना है और स्पर्म्स में भी जाना है, वो है ही नहीं मौजूद, जेनेटिकली डिफेक्ट्स हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और एनिमल रिपीटेडली स्ट्रेस में आता रहेगा। यहाँ पे फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू या रेक्टल पेल्पेशन के थ्रू आपको पेल्पेबल एबनॉर्मलिटीज मिलेंगी, आपको फेलोपियन ट्यूब पेल्पेट नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन फेलोपियन ट्यूब हर कोई पेल्पेट कर भी नहीं पाता, बहुत साउंड एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को एग्जामाइन करे कि उसमें कोई फाइब्रोसिस तो नहीं है या इंटैक्ट है कि नहीं है या मौजूद भी है कि नहीं है, तो ये चीजें। अच्छा यहाँ पे आ रहा है कि इम्प्रॉपर ओवरियन फंक्शन मींस ओवरियन सिस्ट है। यहाँ पे अगेन वो काशिफ वाली बात आ गई कि ईस्ट्रस डोमिनेंसी है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। अगर फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती है तो वो एनिमल या तो निम्फोमेनिक हो जाएगा, नहीं तो फिर उसकी ईस्ट्रोजन डोमिनेंसी रहेगी और वो बार बार ईस्ट्रस में आता रहेगा लेकिन कंसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर ये थे कि एक तो होता है डिले ओव्यूलेशन, दूसरा होता है प्री मैच्योर ओव्यूलेशन, मीन्स अभी ओवा मैच्योर हुआ ही नहीं है
अगर वहां पे सिस्ट डेवलप हो गया है तो उसको प्री मेच्योर ओव्यूलेशन में भी भेज सकता है, और फिर ये ओवा की एजिंग का प्रॉब्लम है, और वो फिर फर्टिलाइजेशन के काबिल भी नहीं रखता। यहाँ पे दो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, नीचे उसको आप देखेंगे कि येलो कलर और बोल्ड किया है, और ये मैंने शुरू में हमने डिस्कस किए हैं काजेज में, आपने ही बताई हैं। एक है न्यूट्रिशनल माल न्यूट्रिशन एनिमल्स या अंडरवेट काउज, उनमें ये प्रॉब्लम होते हैं। फिर ये अगर बॉडी कंडीशनिंग स्कोर उसका सही नहीं है तो सिलो और लो पीक ईस्ट्रोजन और सिलो और लो पीक प्रोजेस्ट्रॉन, इसकी वजह से रिपीट ब्रीडर का होगी। दूसरा टेक्निकल फॉल्ट है कि डिले ओव्यूलेशन हो रही है, या एआई टाइम पे नहीं हो रही, या ईस्ट्रस डिटेक्शन सही से नहीं हो रही। तो टेक्निकल फॉल्ट्स ये हैं कि एआई टेक्नीशियन या पुअर क्वालिटी सीमन वहां पे है, और ईस्ट्रस डिटेक्शन की टेक्निक भी ऐड कर लें इसमें, वो भी सही से नहीं हो रही। तो काजेज ऑफ दी रिपीट ब्रीडर सिंड्रोम को हमने अच्छे से देख लिया। यहाँ पे अगर हम इसको कैटेगोरिकली डिफ्रेंशिएट करें इसकी काजेज को या एटियोलॉजी को, तो दो किस्म की हैं। एक है फर्टिलाइजेशन फेल्यूर है, दूसरा है जी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। उसमें भी एम्ब्रियो जाया हो जाता है और एनिमल फिर एक फर्टिलाइजेशन होगी, जाया हो गया, फिर दोबारा ईस्ट्रस में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। ये डायग्रामेटिक फिलो डायग्रामेटिक काजेज हैं इसके, जो हमने अभी बात करी है कैटेगोरिकली के फर्टिलाइजेशन फेल्यूर या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। तो इसके मिड में देखें तो फर्टिलाइजेशन फेल्यूर प्लस एम्ब्रियोनिक डेथ कौन कौन से अवामिल हैं जो कि ये कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स को। हेरिडेटरी होती है जी, क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इनब्रीडिंग की वजह से हो रहे हैं, उसमें भी फर्टिलाइजेशन फेलियर होगा या एम्ब्रियोनिक डेथ होगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या मसला आ रहा है कि सीमन क्वालिटी सही नहीं है, या इंसेमिनेशन टेक्निक सही नहीं है, ईस्ट्रस डिटेक्शन सही नहीं हुई है, इंसेमिनेशन टाइम सही नहीं किया गया है। ठीक है, ये चारों चीजें इसको फर्टिलाइजेशन फेलियर में ले जाएंगी। देन इन्वायरमेंटल है, सबसे पहले जो किसी ने हाईलाइट किया था, हाई राइज ऑफ द टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लो न्यूट्रिशन, रिटार्डेड ग्रोथ, ये सारे अवामिल भी फर्टिलाइजेशन फेल्यूर में जाएंगे या मोर्टिलिटी या एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी में जाएंगे। यूट्रस में देखें कोई इन्फेक्शन है, बायोकेमिकल चेंजेस हैं उसकी वजह से हो रही है, ओवरियन फंक्शन में जाएं, डिलेड ओव्यूलेशन है, या प्रोजेस्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मींस कार्पस ल्यूटम सही से नहीं बना, ल्यूटोजिनेसिस सही नहीं हुई है, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बहुत कम है, उसकी वजह से हो रहा है कि रिपीट ब्रीडर भी हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेथ भी हो रही है और फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा है। इन द एंड ये आपका आउटकम आएगा कि एनिमल इज रिपीट ब्रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है हाइड्रोसाल्पिंग्स के, जो फेलापियन ट्यूब्स हैं वो स्वेलन अप हैं, उसमें कोई अनवांटेड वाटरी फ्लूइड्स आर एक्यूमुलेटेड, तो वो भी फर्टिलाइजेशन के अमल को जाया कर देंगे, उसमें हिंड्रेंस पैदा करेंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है जी, काजेशन भी हो गई है और डिफरेंट हमने इसके एस्पेक्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसे आगे हम देखना चाहेंगे कि पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे हैं। अभी इस तरह का केस आपके सामने फील्ड में आ गया है, अब आप उसको पॉसिबली कैसे ट्रीट करेंगे, आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं कि आप उसको चेक करें और उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, दुरुस्त कर दें। जी बात करें इस पे, अभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का केस आ जाए तो उसको डील किस तरह करना है। जी फैसल। सर एक तो ये है कि जिस तरह से हमने पढ़ा कि इसका जो कॉज है वो ये है कि पुअर डिटेक्शन ऑफ हीट, सही से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होती। तो उसी काज को हम देख के इसकी एआई के जो वो है, एआई रिपीट जो है वो हम ज्यादा करेंगे, दो से ज्यादा, जैसे नॉर्मल करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे ताकि वो मीन्स आप कह फर्टिलाइजेशन रहे हो हैं कि सके। टू टाइम्स इंसेमिनेट करें, ठीक है। तो 2 टाइम से ज्यादा करें, 2 टाइम्स अच्छा तो आम 3 टाइम फार्मर 3। जैसे आपने बताया। हम्म। और सर जीएनआरएच हम दे सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से भी जो वो हमारे ओवेरियन हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से एलएच सर जाता है, तो अच्छा सारी ठीक है, साइकिल जो है वो नॉर्मल ये हो सकती ट्रीटमेंट मिस्टर फैसल ट्रीटमेंट के टॉप मोस्ट पे लिखा है कि जीएनआरएच इंजेक्शन विल हेल्प यू आउट। ओके, अब बता दें कि जीएनआरएच कब लगाना है।
सर GnRH सर, अगर फर्टिलाइजेशन फेल्योर हो रहा है, वो फर्टिलाइज हम्म नहीं हो पा रहा, हम्म। तो भी हम GnRH लगा सकते थे। और कब उसके अलावा लगाना है? सर बाद में भी लगा मेरे सकते। आगे जानवर खड़ा है, मैं जो उनको कहता हूँ कि जय जी जी नारिश लगा दो, वो कहते हैं, वो पूछते हैं कब लगाना है, सुबह को लगाना है, शाम को लगाना है, रात को लगाना है, कब लगाना है? टाइम तो चाहिए। हार्मोनल ट्रीटमेंट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द टाइमिंग। ठीक है, आप एक्सटर्नली कोई सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू हार्मोन्स के, तो टाइम क्या होना चाहिए उसका लगाने का? सर आई थिंक जब जानवर, अगर आप देख रहे हैं ईस्ट्रस में, तो क्योंकि ईस्ट्रस हम्म के बाद एवोल्यूशन होती है, हम्म। कार्पस लिप्टम सर्ज होता है, तो जिस वजह से ओव्यूलेशन होती है, तो उसी वक्त अगर हम लगाते हैं तो सर जब ओव्यूलेशन होगी तो LH सर्ज ज्यादा होगा, तो उससे जो है ओव्यूलेशन सही से हो जाएगी। सही है। अच्छा, मैं इस चीज को बता दूं कि आपके अगर पास रैकेट कीपिंग है, आपको पता है कि ये कल जानवर ईस्ट्रस में आने वाला है, तो आज आप उसको जीन आर्च लगा दें, फायदा होगा। अगर आपके पास रैकेट कीपिंग नहीं है, तो एनिमल ने जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ हिस्ट्रस शो किया है ना, उसको आप जीन आर्च लगा दें, तो वो आपके क्या क्या चीजें कवर करेगा आपको पता है? फैसल आप बता सकते हैं? अगर हमने उसके एट द स्टार्ट, मर्ज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ईस्टर साइकिल लगाया जीन आर एच, या एक दिन पहले हमारे पास अच्छा रिकॉर्ड है, लगा दिए, तो ये कौन कौन सी चीजों को बूस्ट करेगा जाके? और ये GnRH सर, एक तो ये करेगा कि GnRH रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी में से FSH को और LH को। तो हम्म जैसे FSH रिलीज होगा, FSH इफेक्ट करेगा फॉलिकल्स पे, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा। तो जैसे हम्म फॉलिकल्स की सर ग्रोथ होगी, तो जो फॉलिकल्स बढ़ते जाएंगे, तो उनसे ईस्ट्रोजन सीक्रेशन होती जाएगी, जो हमारे पास सेल्स होते हैं ल्यूटियल सेल्स, वहां से जी जी। ईस्ट्रोजन की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे हम्म सर ईस्ट्रोजन सीक्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, FSH पर नेगेटिव फीडबैक देगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और FSH के लेवल को हाई कर देगा। जब हाई कर देगा तो सर LH सर्ज होगी, तो उससे ओवुलेशन हो जाएगी सर। हाँ, तो तो आप ये कहना हमारे लिए चाह रहे हैं बेनिफिशियल कि एल एच की लेवल हाई कर देगा, ताकि एल एच सर्च डेवलप हो सके, एफ एस एच नहीं, एल एच। तो दो दो चीजें कवर अप हो रही हैं। एक तो अगर आप जीएनआरएच लगा रहे हैं, तो उसका ईस्ट्रस जो बिहेवियर होगा वो अच्छा होगा, सही से डेवलप होगा, एनिमल ईस्ट्रस बड़ी अच्छी शो करेगा। एक चीज ये ध्यान में रखें, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाना है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट बढ़ेगी, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रस साइंस आराम से मिल जाएंगे एनिमल के, आपकी ईस्ट्रस डिटेक्शन में आसानी होगी। एक चीज ये, दूसरी बात ये कि एलएच की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो डिले ओव्यूलेशन का मसला आपका खत्म हो गया। अगर ये एनिमल रिपीट ब्रीडर हो रहा है ड्यू टू डिले ओव्यूलेशन, तो यहाँ पे जीएनआरएच लगाने की वजह से हमारा डिले ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अभी ओव्यूलेशन टाइम पे होगी, और एलएच सर्ज डेवलप होगा। एलएच सर्ज में वहां पे स्लो रिलीज एलएच नहीं होगा, वहां पे स्लो लो पीक एलएच नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन टाइम पे होगी। तो हमने वो कवर अप कर दिया बाय इंजेक्टिंग जीएनआरएच बिफोर द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। 6 घंटे 12 घंटे पहले लगाएं तो ज्यादा फायदा होता है। चलें यहाँ पे ये कवर अप हो गया, जीएनआरएच के हवाले से बात कर रहे थे। उसके बाद काशिफ ने हाथ खड़ा किया था, फिर उसने डाउन कर दिया। कोई और चीज है? सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं हम अभी। काजेशन हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं रिपीट ब्रीडर के। एक तो फैसल ने कहा कि जीएनआरएच लगाएं, तो मैंने उसको टाइम भी बता दिया, ऐड कर दिया उसमें कि हमारी टाइमिंग जीएनआरएच लगाने की ये होनी चाहिए। और आफ्टर इंसेमिनेशन, अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, जो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अगर एलएच अलग से मिल रहा है हार्मोन, तो आफ्टर इंसेमिनेशन अगर आप उसको 6 घंटे 12 घंटे के बाद एलएच हार्मोन दे रहे हैं, या इमीडिएटली इंसेमिनेशन करने के बाद इमीडिएटली आप उसको दोबारा जीएनआरएच लगा रहे हैं, या एलएच अलग से लगा रहे हैं, तो ये फिर इंश्योर करता है उसकी अटैचमेंट इन द एंडोमेट्रियम। इसकी जो इम्प्लांटेशन को भी इंश्योर करता है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ को रोकता है। तो बिफोर इंसेमिनेशन उसके क्या रोल होंगे, और आफ्टर इंसेमिनेशन लगाने के हमारा टारगेट गोल क्या होगा, हम लगा क्यों रहे हैं? ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे उसमें। लेट मी सी सम ऑफ द मैसेजेस।
अब्दुल्ला बात नहीं कर रहा, लेकिन वो बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओवी सिंक प्रोटोकॉल लगाएंगे सर। ठीक है जी, ठीक। आई एम ट्राइंग टू सी एवरीथिंग ऑन माय स्क्रीन। यहाँ तक ठीक है? और कोई बात करना चाहे इसके प्रोटोकॉल या इसके सॉल्यूशंस की तरफ? एक तो ये चीज हमने कर दी कि जी GNRH लगाएं, GNRH इज अ सॉल्यूशन। और इसके बाद में एक चीज और ऐड करता चलूं। यस काशिफ, आप बात करें। सर इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो काज, अगर हम काज पता कर लें तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर तो न्यूट्रिशनल बेस पे है काज उसकी, तो हम उसकी न्यूट्रिशन अच्छी करेंगे। अगर हमारा एआई प्रोटोकॉल सही नहीं है तो हम उसको सर सही करेंगे। अगर हमारा हार्मोनल सर इम्बैलेंस है या हार्मोनल कोई डिफेक्ट्स हैं तो उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह देंगे सर। उस हिसाब से काज की जैसा काज होगा वैसे उसकी सर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, वो तो एग्जैक्टली है। अगर न्यूट्रिशनल है तो न्यूट्रिशन बढ़ा दें, लेकिन ये है कि अगर आप फार्म मैनेजर हैं या आप वेटनेरियन हैं या आप थ्योरोजेनोलॉजिस्ट हैं, आपके पास कंप्लेन आती है किसी फार्म से कि जी हमारे फार्म पे 1000 जानवर हैं, हमने उनको सिंक्रोनाइज भी किया हुआ है और हमने उनकी इतने इतने बैचेस बनाए हैं और हमने एक बैच को इंसेमिनेट किया है, तो उसमें इस बैच में से 70% काउज रिपीट ब्रीडर हो गई हैं। तो यहाँ पे आप जो है उसकी मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनके रिकॉर्ड कीपिंग में, और स्ट्रेस डिटेक्शन की मेथडोलॉजीज चेक करेंगे, सीमन चेक करेंगे, उसके बुल को चेक करेंगे। तो वो सारे अवामिल जो कि ये फिर ये आप जहन में रखें कि ये काव की साइड से नहीं आ रहा, ये मैनेजमेंट साइड से आ रहा है या बुल की साइड से आ रहा है कि 70% उसके काव एक बैच के रिपीट ब्रीडर हो गए हैं। तो उस हिसाब से आप उसको बताएंगे। लेकिन फील्ड कंडीशंस में अगर फार्म पे आप नहीं है, किसी आपकी कंसल्टेंसी नहीं है, कोई इंडिविजुअल केस मिलता है आपको, किसी घर में 2 भैंसे हैं, 2 गाय हैं या एक गाय है, वो इंडिविजुअल केस है, तो अभी आप उसको फॉर फ्यूचर तो सजेशन देंगे कि आपका जानवर कमजोर है, इसकी वजह से रिपीट हो रहा है, तो इसकी न्यूट्रिशन बढ़ा दें, आगे इसका मसला हल हो जाएगा। और उसकी मैनेजमेंट कंडीशन या स्ट्रेस लेवल कम कर दें, पंखा वनखा लगा के दें, गर्मियों में उसको शावर दें, एक्सरसाइज करवाएं, खाना अच्छा दें, डीवर्मिंग करवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है डीवर्मिंग की, आप बार बार सलाह दें उनको, ताकि एनिमल की हेल्थ सही रहे, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये तो आपने सजेशन जो उसको देनी ना इंडिविजुअल केसेस पे, ये तो फॉर फ्यूचर है। एट द स्पॉट जो उसके साथ प्रॉब्लम है उसको आपने ट्रीट करना है थ्रू हार्मोन्स या थ्रू पेरेंटल इंजेक्शंस। वो फिर एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट जो केस है उसको आपने ट्रीट करना है। फॉर फ्यूचर आप उसको सजेशन देंगे कि अगर आप चाहें कि इस तरह के मसले आपके एनिमल में ना हो तो ये चीजें आप कर दें। ठीक है, वो होता है। वाजिद अमीन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आपने अपना हाथ डाउन कर दिया। सर वो ये बात करनी थी, वो आपने बता दिया कि अगर 70% तक क्या कहते हैं कि कंसीव ना हो तो वो फिर सीमन का वो होता है, इशू होता है। यही बात करनी थी वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलें इसको अभी हम सॉल्यूशंस, क्योंकि अभी हाथ किसी का नहीं ना खड़ा हुआ, तो इसको देखते हैं वन बाय वन जो इसके हमने पीपीटी में लिखे हैं। जी, सबसे पहला लिखा है कि हीट डिटेक्शन का मसला हल करें, कि आप सही से हीट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके पास अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग है तो आप 4 टाइम्स अ डे उसकी हीट डिटेक्शन को ऑब्जर्व करें कि एनिमल हीट में आया कि नहीं आया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GnRH, दीज आर इंजेक्टेड at estrus detection, means at the start of estrus detection and prior to insemination। अगर आपने फर्टिलाइजेशन पे फोकस करना है कि फर्टिलाइजेशन डिले ओव्यूलेशन की वजह से हो रही है, तो आपने उसको इंसेमिनेशन से पहले GnRH लगा देनी है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GnRH। हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है कि इसके क्या फवायद होंगे। न्यूट्रिशनल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आप सजेशन करें फॉर फ्यूचर कि वो मसला रिपीट ना हो, कि उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा दें। combine administration of gonadotropin releasing hormone plus progesterone and meloxicam। meloxicam एक एनाल्जेसिक है, पेनकिलर है। और दूसरा जो प्रोजेस्ट्रॉन की यहाँ पे सजेशन आ रही है ना GnRH के साथ,
तो वो आफ्टर इंसेमिनेशन प्रोजेस्टेरॉन का रोल बहुत अच्छे से क्लियर हमें समझ आ रहा है कि एक तो अटैचमेंट जो है, प्लेसेंटेशन, इसकी इम्प्लांटेशन, और फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ को रोकने के लिए या तो हम उसको एलएच दे दें जो कि ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन उसका खुद से ज्यादा बढ़ जाए। अगर हमारे पास मार्केट में एलएच अलग से अवेलेबल नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन एवरीवेयर इज अवेलेबल है, मौजूद है, आप उसको प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन भी दे सकते हैं आफ्टर इंसेमिनेशन, ताकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ ना हो, कुछ सपोर्ट मिल जाए आगे, फिर वो उसका कार्पस ल्यूटेम इतना डेवलप हो जाएगा कि वो खुद से चीज़ों को मेंटेन कर लेगा। फॉर इनिशियली आपको उसको थोड़ी एक बूस्टर सपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थेरोजेनोलॉजी के बुक में लिखी पड़ी हैं, 2009 सितंबर का इशू है, उसका आर्टिकल है। तो ट्रीटमेंट रिपीट ब्रीडर का, ओके। चलें आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या कंक्लूड कर रहे हैं। हमारी जो डिस्कशन है वो एंड अप हो रही है। तो कंक्लूजन में हम कह रहे हैं कि यूट्राइन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करें। जो मेरा मानना है और मेरा जो तजर्बा कह रहा है और मेरी जो लर्निंग कर रही है मुझे, कि हर पार्चुरेंट एनिमल को एक हफ्ते के बाद में एक सिंगल एंटीबायोटिक शॉट दे दूं और उसको PGF2 अल्फा का एक शॉट दे दूं, भले वो नॉर्मल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो अपकमिंग उसकी जो स्ट्रेस होगी या कंसेप्शन रेट होगा उसमें ट्रिमेंडसली बिल्कुल ही उसमें वाजे फर्क आएगा, फायदा होगा उसको। जो कि अगर हम देखते हैं आपने ह्यूमन साइड पे, जो कि हमारे नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं आगा खान में, अपने सिस्टर्स के, अपने इन लॉज के या अपने घर के फैमिली मेंबर्स के, उसमें एक तो ब्रोफिन सिरप और आगमेंटन, आप भले देख लीजिएगा। अगर ये आगा खान की बात होगी तो सबको, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो, चाहे कुछ भी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, जस्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें भी वो ब्रोफिन और आगमेंटिन दे देते हैं। हार्मोनल कोई ना देते, लेकिन एंटीबायोटिक और ब्रोफिन देते हैं ताकि उसकी यूट्राइन इन्वोल्यूशन सही से हो जाए, आगे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन में न चला जाए। तो सिमिलरली हम भी कहते हैं कि नॉर्मल पार्चुरेंट एनिमल को एक एंटीबायोटिक का शॉट दे दें और उसके साथ PGF2 अल्फा लगा दें, ताकि वो आपका जो काविंग इंटरवल है या आगे चल के कोई मसला ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स पे आप ये दे सकते हैं। यूट्राइन इन्फेक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे, मसले काफी हल हो जाएंगे। करेक्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, ये इसमें फिर सबसे टॉप मोस्ट पे कि डीवर्मिंग टाइम पे हो, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस ना हो एनिमल पे, उसकी मैनेजमेंट बढ़ाएं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज बढ़ाएं, ताकि एनिमल की साइकिल भी सही रहे और प्रेगनेंसी भी सही रहे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। करेक्ट टाइमिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये आपने सीखना है और आपकी आज की डिस्कशन से आपको काफी हद तक क्लियर भी होगा कि इंसेमिनेशन ट्वाइस ट्वाइस करनी चाहिए, थ्राइस करनी चाहिए, और टाइम ऑफ द इंसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओनर आपको नहीं बता रहा, उसके पास रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, उसके पास ये भी श्योर नहीं है कि एनिमल स्ट्रेस में कब आया है, लेकिन वो कह रहा है कि अब मैं देख रहा हूँ कि एनिमल मेरा स्ट्रेस में, लेकिन ये स्टार्ट कब हुई है, कब एंड अप होगी, कोई नहीं पता। तो 2 दफा AI कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो AI करने वाला आता है ना, तो वो पर रेक्टम तो हाथ लगाता है ये जानवर को, उसको पर रेक्टम पता लग जाता है कि एनिमल स्ट्रेस के कौन से स्टेज में जा रहा है। वो उसकी टोन ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन हॉर्न, उससे पता लगा लेता है, उसकी जो है कंसिस्टेंसी, उसकी हार्डनेस से पता लगता है। और दूसरा, अगर उसको वो हाथ से स्क्वीज करता है वजाइना को या यूट्रस, यूट्राइन बॉडी को, तो जो सीरस सीक्रेशन आती है थ्रू वल्वा, वो उसको कंफर्म कर देती है कि एनिमल इन स्टैंडिंग हीट है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं और ये विद एक्सपीरियंस आएंगी। ऐसे बातों करने से नॉलेज होना चाहिए पहले, फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आखिर में इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि सीमन क्वालिटी चेक कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ द एनिमल्स परसेंटेज वाइज ज़्यादा जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो सीमन की क्वालिटी ज़रूर चेक कर लें, या टेक्नीशियंस को चेक कर लें, या स्ट्रेस डिटेक्शन के मेथोडोलॉजीज को चेक कर लें। This was all about for today's discussion. If you have any query or question, you may ask me now. I'm available. ये PPT मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर दी है, और अगर आप कहेंगे तो इस पे MS टीम पे भी शेयर कर देंगे। अदरवाइज ये एक शॉर्ट डिस्कशन थी, हमने तकरीबन 11:30 से 12:30 तक इसको चलाया है। मेरे हिसाब से तो अच्छी डिस्कशन रही है।
अगर किसी के अभी भी आइडियाज या उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो डिस्कस करें, हम सारे एक दूसरे को समझाएंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे। इट्स ओपन टू यू। नहीं है तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन। आई एम नॉट श्योर कि हमारी कल की क्लास होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो मैं आपको उसको कोशिश करूंगा कि एडवांस में बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टाइम और डेज की लिमिटेशंस नहीं है, हम किसी भी डे पे अपनी क्लास रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 12 घंटे या 24 घंटे पहले आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूं कि कल हमारी क्लास होगी। तो समटाइम्स मेरी असल में क्लास कल होने वाली थी तो वो ना हो पाई ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। मिसेस की तबीयत ठीक नहीं थी, हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल, उसकी वजह से मैंने फिर कल की क्लास आज रख दी। और हम बाउंड भी नहीं है, देखें अटेंडेंस भी आपकी बहुत अच्छी है। और ये अगर 25 स्टूडेंट मेरे क्लास में होते ना फिजिकल क्लास में तो मैं और भी ज़्यादा एंजॉय करता। लेकिन मैं आपको पता है कि मेरी पॉलिसीज़ क्या है, मैं अटेंडेंस को कभी भी अहमियत नहीं देता हूँ, मैं लर्निंग को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अगर बहुत कम है तो और भी अच्छा है, बंदा सीखने में चीज़ें आसान होती हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मैंने लिंक के थ्रू आपको इनवाइट किया है, आप आए हैं और हमारे साथ कोई ऐसी अनवांटेड कोई मसला भी नहीं हुआ, किसी ने डिस्टर्ब भी हमें नहीं किया। उसकी वजह शायद ये है कि अनवेरिफाइड अकाउंट्स 3-4 आए थे, मैंने उनको ऐड नहीं किया, मैंने उनको अलो भी नहीं किया। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज फैसल, सर। फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपने बताया कि ये जो रिपीट ब्रीडिंग है इसकी काज इन ब्रीडिंग भी है, और हाँ, फिर सर यस। आपने लिखा हुआ है कि क्रॉस ब्रीड्स के अंदर ये कॉमन है, हालांकि क्रॉस ब्रीडिंग तो सर इन ब्रीडिंग को खत्म करती है। हाँ, ये लिटरेचर में लिखा है, इस पे इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। आपकी बिल्कुल सही है, ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही। एक तो कह रहा है कि इनब्रीडिंग की वजह से जेनेटिकली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है रिपीट ब्रीडिंग का क्रॉस ब्रीडिंग्स में ज्यादा है। यहाँ पे था, ये स्लाइड खुली हुई है अभी तक, शायद मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है, यस। तो फैसल ने सही पॉइंट आउट किया है कि जेनेटिक काजेज में इनब्रीडिंग काजेज जो कि क्रोमोसोम्स पे डिफेक्ट्स कर सकता है या कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली जब हम देखते हैं इसके तो क्रॉस ब्रीड्स का भी कहीं जिक्र था कि उसमें ये ज्यादा पाई जाती हैं। सर फर्स्ट स्लाइड में ऊपर। फर्स्ट स्लाइड है, ओके। हाँ, मेनली सीन इन क्रॉस ब्रीड एनिमल्स, यहाँ पे फिर इनब्रीडिंग का नहीं ना था। तो ये वाकई सही बात है, यहाँ पे या तो हमें इस पे ज्यादा गौर करें, आप भी देखें फैसल, मैं भी देखता हूँ, या तो ये जुमला हमने यहाँ से डिलीट करना है। इनब्रीडिंग का तो समझ आता है कि इनब्रीडिंग प्रॉब्लम्स करती है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ द क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल आर प्रोन टुवर्ड्स द रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम। चलें इसको सवाल रखते हैं, अगली क्लास में इसको दोबारा इस पे हाईलाइट करेंगे, बातचीत करेंगे, आप भी देखिएगा मैं भी देखूंगा, ठीक है। एनीथिंग जी एल्स? सर इंशाल्लाह। बड़ा ही होशियार बंदा है, कैसे जाके ढूंढी है चीजों को, कहाँ उसने मैच भी किया है कि एक जगह लिखा हुआ है इनब्रीडिंग, दूसरी जगह लिखा है क्रॉस ब्रीडिंग। ये मेरे जहन में था सवाल, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इग्नोर किया क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने पीपीटी 15 मिनट पहले देखी है, तो इसको फिर डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर ये अल्लाह हाफिज रिकॉर्डिंग आप सर। सेव कर दीजिएगा। अल्लाह